कि भोजपुरी हमार शानो शौकत, भोजपुरी हमार कमाई हिया। भोजपुरी से पहचान हमार भोजपुरी हमर माई हिया। ई भाखा हमरे पुरखन के अभियो बोले ले हमार पापा। आस पड़ोस सभे कोई बोले बोलस पुरनका काका। कथा सुनावस आजी यही में, माई सुनावस लोरी। भगवान के पूजा पाठ यही में करे सभे हाथ जोड़ी। भोजपुरी हमार पहनावा, इहे जबान के सिलाई हिया। भोजपुरी से पहचान हमार भोजपुरी हमर माई हिया। लोग कहते हैं कि शायरी लिखने के लिए प्रेम करना जरूरी है, तो मुझे मेरी नींद खुली तो एक झलक तेरी तस्वीर क्या देख ली। मेरी नींद खुली तो एक झलक तेरी तस्वीर क्या देख ली। यकीन कर मुझे ये जग और खूबसूरत लगने लगा। ना थक तू ना हार तू, ना थक तू ना हार तू, मंजिल तो मिल ही जाएगी एक दिन, मैदान छोड़ना भाग तू। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित न्यूज। ये दो पंक्तियां हमारे आज के उस गेस्ट के लिए है जो कि आज हमारे साथ है, और वो बहुत ही मेहनती और कर्मशील इंसान है। वो उनका नाम है ऋषि कुमार गुप्ता, जिनसे आज हम उनको परिचित कराएंगे। वो एक प्रयासरत कवि हैं और उनकी ऐसे तो बहुत सारी कविताएं लिख चुके हैं, लेकिन आज हम उनसे इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि उनकी दो कविताएं जो कि आखर और ललन भोजपुरी में प्रसारित हुई है, और आखर में उनकी दो कविताएं बहुत ट्रेंडिंग से मतलब लोग पसंद कर रहे हैं और ट्रेंडिंग में चल रही है। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि आपका हमारे जनहित न्यूज में। सबसे पहले तो आपको बहुत नमस्कार। और आपने मुझे पहले तो मेहमान कहा, गेस्ट कहा। मुझे जहां तक लगता है कि अभी मेरा स्तर उतना ऊंचा नहीं हुआ है कि मैं एक मेहमान कहलाऊं। अभी मैं एक प्रयासरत कवि हूँ। मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, तो इस तौर पर मुझे अगर नौसिखिया कवि आप कहें तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। और क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि यदि आप अभी से ही मुझे मेहमान बुलाने लगे और अभी से ही मुझे बड़ा का दर्जा देने लगे, तो शायद उसका मुझे दम हो सकता है। तो इसीलिए आप मुझे एक नौसिखिया कवि के तौर पर बुलाए तो अच्छा है। ऐसे आपने जो भी हमें कॉम्प्लीमेंट दिया मेहमान के तौर पर भी, उसका भी आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अब इतना बड़ापन दिखाया। और आप सबको हम बता दें कि इनसे हमारा कोई मतलब मेहमान का विशेष रिश्ता नहीं है, ये हमारे अपने ही हैं और ये हमारे ही साथ रहते हैं और हमारे ही गांव के ही हैं। ये बहुत मेहनती लड़का है और ये बहुत बचपन से ही इनको लिखने का शौक है। ये बहुत सारे कविताएं और बहुत सारे लेख लिख चुके हैं। आज इन पर बात करेंगे उन्होंने कितने कविताएं लिखे हैं और मतलब उनके लिखने की शैली क्या है, किस किस लैंग्वेज में लिखते हैं। इन पर आप मतलब कब से लिखना चालू कर दिए हैं? मेरी लेखनी, मुझे जहां तक याद है कि मैंने जब 2015 के करीब रहा होगा, 21 सितंबर मेरा जन्म के दिन ही पहले से ही रुचि रही थी कि कविताएं लिखूं, अच्छा से लिखूं। तो मुझे लगा कि मेरे जन्मदिन के जो अवसर है उसके अतिरिक्त और ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता कि जिस दिन मैं खुद को अपनी कविता भेंट करूं। तो मुझे लगा कि उसी दिन लिखना चाहिए। तो 21 सितंबर 2015 को मैंने अपनी पहली कविता लिखी, जिसका नाम था माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। तत्पश्चात मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी। अभी मैं अगर अनगिनत कविताएं मैंने लिखी है, मैं मतलब अभी तक गिना नहीं हूँ, लेकिन लगभग अगर मैं बता दूं एक अनुमान के तौर पर, तो मैं लगभग 100 से अधिक कविताएं लिख चुका हूँ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र अगर आप डॉक्यूमेंट के तौर पे जाते हैं तो मेरी 19 साल उम्र अभी है, लेकिन अगर मैं अपना सत्य उम्र बताऊं तो मेरी उम्र 21 साल। मतलब 19 साल की उम्र में आप 100 से अधिक कविताएं लिख चुके हैं? जी। अच्छा, आपकी पहली कविता क्या थी, कौन सी? पहली कविता का नाम था माता पिता के चरणों में स्वर्ग, उसका नाम। अच्छा, उसकी दो पंक्तियां आप? हाँ, उसकी दो पंक्तियां है कि माँ ने तुमको जन्म दिया है, पिता ने दिया है तुमको प्यार। ऐसे ही कुछ पंक्तियां थी, मुझे अभी तक तो उतनी याद नहीं है क्योंकि वो उस समय ऐसा लग रहा था कि वो नौसिखिया कविता ही है, तो मैंने अभी तक उसको याद नहीं किया है। अच्छा, आपकी दो कविताएं जो है वो आखर और ललन भोजपुरी प्रकाशित हुई है जी, और वो ट्रेंडिंग में चल रही है जी। तो आपको मतलब कैसा महसूस हो रहा है? मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि मैं पहली बार भोजपुरी कविता में प्रयास करूंगा। और अच्छा, जो आप जो लिखे हैं वो कविता वो भोजपुरी में थी? हाँ, हाँ, और दोनों कविताएं भोजपुरी लैंग्वेज दोनों का। हाँ। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है कि आप भोजपुरी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। भोजपुरी को लोग इस देश दुनिया में गाली के रूप में यूज करते हैं, लेकिन आपने भोजपुरी लिखना, जैसे देखिए एक अभी 21वीं सदी के कवि हैं जो कि कुमार विश्वास, आप जानते होंगे। हाँ, हाँ, डॉक्टर कुमार विश्वास
जिस समय हिंदी का मतलब अस्तित्व गिर रहा था, उस समय वो हिंदी की कविताओं को लिखना चालू किए, हिंदी भाषा पर ध्यान दें। आज वो हिंदी का लेवल बहुत बढ़ा चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आप भोजपुरी का भी लेवल बढ़ाने में कुछ योगदान देंगे इसमें। एक तो बात मैं कहना चाहता हूँ कि भोजपुरी का लेवल जहाँ तक बात है तो वो गिरा नहीं है, और भाषाई रूप से अगर देखा जाए तो भोजपुरी उतनी ही ऊंची है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हम आज़ादी के समय की बात करें तो उस समय भोजपुरी के शायद 20 करोड़ अगर बोलने वाले लोग होंगे, लेकिन अभी आज के अगर 2024 में देखा जाए तो मुझे लगता है कि भोजपुरी के सुनने वाले और भोजपुरी को बोलने वाले और समझने वाले 50 करोड़ से अधिक लोग होंगे। तो भोजपुरी का लेवल गिरा नहीं है, ऊंचा हुआ। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ कलाकारों के चलते, बिहार के कलाकारों के चलते भोजपुरी पर एक अश्लीलता का दाग लगा हुआ है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि हर भाषा क्षेत्र में वैसे लोग रहते हैं जो दाग लगाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उसको एक एक अवगुण के चलते भोजपुरी को ही बदनाम कर दिया जाए। और मैंने पहली बार ये कविता लिखी, मैंने सोचा कि भोजपुरी के लिए कुछ लिखना चाहिए, तो मैंने पहली बार लिखा। और मेरा जो पहला ही कविता भोजपुरी हमर माई हिया उसके नाम से इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना वायरल हुआ कि एक ललन भोजपुरी नाम के वेबसाइट ने मुझसे मेरा अनुमति मांगी कि क्या मैं आपकी कविता छाप सकता हूँ। तो मैंने बोला कि हाँ, एकदम छाप लीजिए। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आपको कॉपीराइट भी मैं बना के दे दूंगा कि आपका है। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने 2 सितंबर को ये कविता ट्रेंड में आया और 1 सितंबर को उन्होंने प्रकाशित किया था। तो इतना कम समय में, 24 घंटा के अंदर से भी कम समय में कोई कविता अगर ट्रेंड में आ जाता है। भोजपुरी में बहुत सारे राइटर हैं, अगर आप देखेंगे कि आखिर पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे मेंबर्स हमको लगता है कि लगभग 66,000 मेंबर्स हैं वहाँ पे, और उसमें से 1000 लोग कविता लिखते हैं। लेकिन एक मैं नया पहली बार मेरा आखिर में प्रकाशित हुआ और वो भी ट्रेंडिंग में आ गया 24 घंटा के अंदर में, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है और आप सबका आशीर्वाद भी है। तो आप थोड़ा अपने जो कविताएं हैं जो प्रकाशित हुए, जो ट्रेंडिंग में चले, क्या बोले आप? भोजपुरी हमर माई हिया, भोजपुरी हमर माई हिया कविता का 2 लाइन थोड़ा हमारे दर्शकों को सुनाया आप। हाँ हाँ, भोजपुरी हमर शानो शौकत, भोजपुरी हमर कमाई हिया, भोजपुरी से पहचान हमर, भोजपुरी हमर माई हिया। यही कविता का बोल है। और एक और आपका जो कविता है, जो कि 2 कविताएं हैं जो कि प्रकाशित हुई हैं आखिर में, तो उसमें से एक और कौन सा कविता है? एक कविता है छूट गई जब से घरवा, उसका नाम है। अच्छा, छूट गई जब से घरवा, ये भी भोजपुरी में? हाँ, भोजपुरी में ही कविता है। तो उसकी 2 लाइन थोड़ा सुनाइए। भोजपुरी कविता मैंने ऐसे तो लिख नहीं रहा था, मुझे ज्यादा हिंदी, क्योंकि मैं एक हिंदी का विद्यार्थी हूँ, तो पहले से ही मुझे शौक था कि मैं हिंदी कविता लिखूं। लेकिन भोजपुरी मैंने 2 लिखी, तो उसमें से ये दोनों ट्रेंडिंग में आने लगे। मैं अच्छा, आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में अपने बताएं। आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, कहाँ से हुई? सबसे पहले तो मेरी शिक्षा की शुरुआत यहीं कसिया के बाल भारती ज्ञान निकेतन में से हुआ। सबसे पहले मैं मध्य विद्यालय कसिया में गया। बाल भारती में 1 साल पढ़ा होऊंगा, उसके बाद मध्य विद्यालय कसिया में मेरा नामांकन हुआ। वहां से 2-3 साल पढ़ने के पश्चात संत पॉल इंटरनेशनल स्कूल 2009 में वहां पर मेरा एडमिशन हुआ, कक्षा पहली में। उसके बाद वहां पे मैं 2 साल पढ़ा। वहां से 2 साल पढ़ने के बाद मेरा फिर एडमिशन हुआ राइजिंग सन इंटरनेशनल स्कूल में, जहां पर मैंने अपनी 10वीं पास की। तत्पश्चात मेरा एडमिशन डीके कॉलेज में हुआ 11वीं 12वीं में। वहां से मैंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर फिर पटना यूनिवर्सिटी के बिहार नेशनल कॉलेज में अपना एडमिशन कराया, और वहीं पे हिंदी विभाग में अभी पढ़ रहा हूँ। पटना कॉलेज में आप हिंदी विभाग से, मतलब हिंदी ऑनर्स ले आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं? पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज। बीएन कॉलेज जी। अच्छा, आज जो दुनिया है जो साइंस की तरफ भाग रही है, इंग्लिश की तरफ भाग रही है, अंग्रेजी की तरफ भाग रही है, उस जमाने में आप ये कैसे डिसाइड किए कि हम हिंदी ऑनर्स ले ग्रेजुएशन करें और हिंदी को मतलब अपना लैंग्वेज में मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई चालू करें? पटना में मैंने एक कहावत सुना था अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीने पहले, कि अगर एक सिक्का उछाला जाए पटना में और अगर वो 4 में से किसी एक व्यक्ति पे गिरता है तो उसे इंजीनियर माना जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि जहाँ भीड़ जाए वहां जाना जरूरी है, और जहाँ जिस चीज में आपकी रुचि हो उसमें यदि आप जाते हैं
तो मुझे लगता है कि वही आपके लिए बेहतर होगा, आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। यह नहीं कि कहा जाता है कि भेड़ जिस तरफ जाती है, उस तरफ सारी भेड़ें चली जाती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ में मतलब जिसमें रुचि हो उसमें जाना अत्यधिक अच्छा होता है। जैसा कि आपने बताया उसके अनुसार तो आपकी जितनी मतलब बेसिक जो स्टडी है, बेसिक जो पढ़ाई है वो तो सीबीएसई बोर्ड से हुआ है, जी। इंग्लिश मीडियम से हुआ है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, शुरू से ही मुझे हिंदी अत्यंत प्रिय है। क्योंकि देखिए आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही सेम हमको लग रहा है कि और कवि हैं जो कि 21वीं सदी का सबसे महान कवि में गिना जाता है, डॉक्टर कुमार विश्वास का, जो आपका जीवन उनसे रिलेटेड हो रहा है। क्योंकि देखिए वो भी इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उसके बाद मतलब सब चीज वो भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े लिखे हैं, और वो भी हिंदी के मतलब लास्ट में आकर वो हिंदी से पीएचडी किए हुए हैं। और हिंदी का सबसे माना जाए तो हमको लगता है कि 21वीं सदी का कहना मतलब गलत नहीं होगा, 21वीं सदी का सबसे बड़े कवि हैं आज के जमाने में हिंदुस्तान में। तो नहीं, वैसी बात मेरे साथ, मैं तो अगर कुमार विश्वास से मेरा अभी कंपैरिजन नहीं मतलब, लेकिन रिलेट हो सकता है क्या? रिलेट मतलब उनके जीवन से आपकी मतलब कुछ रिलेटेड हो, क्योंकि उनको भी किसी ने जहाँ तक उन्होंने बताया है कि उनकी बहन जब वो हिंदी पढ़ने जा रहे थे तो हिंदी के कवि बनने जा रहे थे, उनको बहुत मतलब मना किया गया उनके परिवार के द्वारा, आप मत जाइए क्योंकि उधर आपका भविष्य नहीं है। लेकिन आज उनका भविष्य देखिए, आज वो 21वीं सदी के सबसे महान कवि में गिने जाते हैं हिंदुस्तान में। हाँ, तो मैं डॉक्टर कुमार विश्वास के मतलब कण के बराबर हूँ। फिर भी मैं अगर बता दूं तो जब मैं सीबीएसई बोर्ड में भी पढ़ता था तो मेरी हिंदी में इतनी रुचि रही थी कि आज तक मैं कक्षा 1 से लेके 10वीं तक पढ़ा हूँ, और आज तक हिंदी में मेरा शायद ही 1 या 2 अंक कटा होगा, नहीं तो मुझे पूर्ण वहां पे अंक मिलते थे। अगर 80 नंबर का पेपर होता था तो 80 में से 79, 78 मतलब लास्ट हो जाता था, 80/80 मिलता था। तो शुरू से ही मुझे रुचि रही है। और जहां तक ये सवाल है कि घर से वाले मना करते, नहीं, मेरे पिताजी ऐसे हैं नहीं। मेरे पिताजी मुझ पे ही सब छोड़ देते हैं कि आपको जो करना है आप कीजिए। ऐसी कोई मेरे पास बेड़िया नहीं है कि आपको ये करना है, आपको इंजीनियर बनना है या फिर ये कुछ, आपको जो पसंद है आप वो कीजिए। मेरे पिताजी ऐसे हैं। सबसे बड़ी बात आप कहें, हिंदी सबसे कठिन लैंग्वेज माना जाता है, हिंदी सबसे कठिन भाषा है, बहुत सारी मात्रा का उसमें दिक्कत होता है। आप अगर उसमें 80 नंबर के पेपर में बोल रहे हैं कि मेरी बहुत कम नंबर कटती थी, 1-2 नंबर ही कट जाती थी, वो भी मतलब गलती से कट जाती थी, कभी गलती से नहीं, वहां पे नियम था कि भाषा जो पेपर होता है उसमें आपको 80 में 80 नहीं मिल सकता। हाँ, नहीं मिल सकता है, कटता था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, क्योंकि हिंदी के में मात्रा का जो योगदान है वो बहुत है, और बहुत लोगों को, बहुत बड़े विद्वान को पकड़ नहीं हो पाता है उस मात्रा पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कि मान लीजिए आप कॉलेज में गए तो वहां पर आपको शिक्षक सपोर्ट करते हैं लिखने में या कविता में, आप हिंदी के जो स्टूडेंट हैं तो वहां पर कोई ऐसे जरूर शिक्षक होंगे जो कि आपको सपोर्ट करते होंगे कि आप अच्छे कविता लिख रहे हैं या लिखने में आप मतलब आपको विशेष मतलब मदद कर रहे होंगे। हाँ हाँ, मेरे जो बीएन कॉलेज के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, उनका नाम है श्री ब्रजेश कुमार तिवारी। वो बहुत जब सेमेस्टर 1 से मैं पढ़ता था तो उसी समय से मुझे बहुत मदद करते हैं। और अभी चंद दिनों में बिहार नेशनल कॉलेज की मैगजीन निकल रही है, तो उसमें भी मेरी एक कविता है जिसका नाम है जाग बेटी। क्या? जाग बेटी। जाग बेटी। हाँ, वो हिंदी में है, हिंदी कविता है। हाँ, उसकी 2 बोल आप अगर सुनाए तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि हया हटा अब चंडी का रूप तू धर ले, हया हटा अब चंडी का रूप धर ले, ऐसे बेरहम चेहरों का तू प्राण हर ले, रखने को अब मर्यादा तू अब शस्त्र उठा, ऐसे निर्लजों के लिए कफन बिछा। याद कर एक समय की दुर्गा तू एक समय में काली थी, असुरों का रक्त घट घट पीती, तू चामुंडा मतवाली थी। जब जब दुशासन आएगा तब तब वो मारा जाएगा, अब याचना नहीं रण होगा। कह कि लंका तक राह नहीं मिली तो समंदर फिर से सूखेगा, लंका तक राह नहीं मिली तो समंदर फिर से सूखेगा, और सीता की मान बचाने को पवन पुत्र लंका फिर से फूकेगा। देखिए, ये इतनी सुंदर लाइन है इनकी कविता की। हमको लग रहा है कि जो आजकल नारी के साथ अपमान किया जा रहा है, नारी को मतलब अपमानित किया जा रहा है, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमको लगता है उसी पर आप इस कविता को लिखे हैं जो कि अभी हमारे देश में चल रहा है। हाँ हाँ, उसी पे अभी कोलकाता का जो केस सामने आया था, कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर थी उस पर। तो बात सिर्फ कोलकाता की नहीं है, अभी हिंदुस्तान में हमारे कुछ दिनों से ऐसा चल रहा है कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक, चाहे बंगाल हो चाहे बिहार हो,
चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो। महाराष्ट्र में भी एक केस आया था वहाँ हाँ बदलापुर में, जो कि 4 साल की एक बच्ची के साथ रेप किया गया। हाँ हाँ, मैंने तो सुना। मतलब ये बहुत ही अपमानजनक घटना है। इस पर हमारे जो भी हमारे नवजुवक भाई हैं या जो भी गार्जियन है उसको ध्यान देना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात क्या हो जा रही है कि हमारे यहाँ जो अभी देश का स्थिति है वो मुझे लगता है कि बहुत दयनीय है, क्योंकि आजादी के 76 साल बाद भी अगर आज के देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो ये किसी भी देश के लिए बहुत शर्म की बात है। और मैं जब कक्षा 2012 में जब मैं कक्षा 4 या 5 में था, तो उस समय जहां तक मैं कक्षा कक्षा 3 में था, उस समय निर्भया कांड हुआ था 2012 में, आपको याद हाँ होगा। हाँ, निर्भया का। उस समय हमको लगता है कि वैसी घटनाएं अगर भारत में होती रही तो हमको लगता है कि कुछ दिन में ऐसा आएगा, और आज तक ऐसा हो रहा है, कुछ दिन में ऐसा आएगा कि फिर लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया। तो ऐसे में ये दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारा आजादी का 76 साल हो गए, हाँ लेकिन फिर भी हमारी बहन बेटियां स्वतंत्र नहीं है। और इसमें सरकार की हम दोष नहीं ठहरा सकते हैं। लोग सरकार की दोष ठहराते हैं, हम अपने को दोष ठहराएंगे, क्योंकि सरकार कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, क्या कर सकती है? पर व्यक्ति कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकती है, किसी की मानसिकता पर दबाव नहीं लगा सकती एक है। कहावत कहा जाता है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जिस इंसान में आ जाए बुराई वो इंसान बुरा है। तो ये हिंदू मुसलमान करके तो किसी को नहीं करना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है कि इस समस्या का निवारण खुद बेटी ही कर सकती है। बेटी को दुर्गा और चंडी का रूप धारण करना पड़ेगा, तभी असुरों का संहार हो सकता है। ऐसे दिखावे के लिए मोमबत्तियां जलाने से और ये सब, अगर न्याय प्रणालिका की तरफ से अगर आप उसके आधार पर आप न्याय चाहते हैं, तो मुझे जहां तक लगता है कि न्याय प्रणाली भारत की जो है वो बहुत सुस्त है, उसको दुरुस्त करना जरूरी है। जी, इस बात पर हम भी सहमत हैं, क्योंकि जिस तरह जब प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था, उस समय हमारी बहन बेटियों को खंजर लेकर घूमती थी। जी खंजर लेकर घूमती थी, और वो जो भी मतलब उनके साथ बदसलूकी करता था उसे खंजर से मार देती थी। हमें लगता है कि वो दिन फिर से लाना पड़ेगा, उनको खंजर थमाना पड़ेगा हाथ में। नहीं, जरूरी नहीं है कि हिंसा क्योंकि के नहीं, हिंसा के लिए नहीं, अपने स्वाभिमान के लिए। स्वाभिमान के लिए नहीं, उनको मैं तो कहता हूँ कि हिंसा नहीं करना चाहिए। उनको जिस अगर मतलब जहां तक संभव हो सके उन्हें लज्जित किया जाए। लेकिन हमको लगता है स्वाभिमान के लिए, देखिए, नारी के अस्मिता को छूने वाले, दगदार करने वाले की सजा सिर्फ मौत है। हाँ मौत है, लेकिन फिर भी अगर ये भारत की जो न्याय प्रणाली पर आप देखेंगे तो नया केस लड़ते लड़ते आप थक जाइएगा, केस लड़ते लड़ते बूढ़ा हो जाइएगा। आप ही बताइए कितना केस, कितना अभी बिहार में, यहाँ क्या बोलते हैं, बिहार में एक दलित के साथ रेप हाँ किया गया नगर से था। हाँ, वो हुआ था। उसके बाद आप देखिएगा वहां तक, यहाँ तक वो जो किया था वो व्यक्ति तक पकड़ाया भी नहीं। तो आप सरकार पर और प्रशासन के हाथों पर रहिएगा तो ये संभव नहीं है। तो हमको लगता है कि जिसके साथ हो है उसके साथ सजा दिया जाए। हाँ, उसी समय उसका सजा देना चाहिए। सजा, लेकिन हिंसा के रूप में मुझे ये हिंसा कहाँ से हुआ? ये तो स्वाभिमान की बात है। स्वाभिमान की बात नहीं, लेकिन अगर मुझे आत्मसम्मान में किया गया संरक्षण व हत्या नहीं करते हैं। हाँ वो तो अगर गीता के देखिए, हाँ लेकिन एक बात से आप मतलब आपसे हम सहमत भी हैं, क्योंकि श्री कृष्ण गीता में लिखे हुए हैं कि जहाँ उचित अनुचित का ज्ञान हो, और अगर आपके सामने वाला समक्ष वाला उसको ज्ञान है, तब आप उचित अनुचित अनुचित समझिए। नहीं तो आप अगर वो हिंसा कर रहा है तो आप उसका हिंसा से ही जवाब दीजिए। कृष्ण भगवान ने कहा है कि अगर धर्म की रक्षा के लिए, नारी के सम्मान के लिए अगर हत्या किया जा रहा है तो हत्या नहीं बंद है। हाँ, अधर्मस्य विनाश करने पाप न भवति। हाँ, या धर्म का विनाश करने में कोई पाप नहीं होता। और सबसे बड़ा कृष्ण भगवान ये भी कहा है कि किसी भी धर्म से, किसी भी वचन से बढ़ के नारी के समान है। हाँ। और नारी के समान से हमको लग रहा है कि बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। अगर नारी के समान, नारी की अस्मिता को कोई मतलब हनन कर रहा है तो उसका वध करना पाप नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हम लोग बहुत मुद्दा से भटक गए और आते हैं आपके शिक्षा दीक्षा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो मतलब आपके जो शिक्षक हैं वो कितना मतलब आपको सपोर्ट करते हैं कि आप मतलब एक बढ़िया कविता लिखे, या आपको मदद करते हैं कविता लिखने में या कोई भी लेख लिखने में? हाँ, वो तो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि जितना मजबूत आपका शब्द, आपको शब्द याद रहेंगे, मतलब आपके जो शब्द प्रबलता आप में होगी, उतना अच्छा से आप कविता लिख सकते हैं। तो वो हमेशा जब जब से मेरा नामांकन हो, वो शुरू से ही बोले हैं कि आप हिंदी में बहुत अच्छे हैं, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप पटना यूनिवर्सिटी के हिंदी में गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं। तो आप उसके लिए मेहनत कीजिए, और ये सब जो कविता विता लिखते हैं उसको आप लिखते रहिए, उसको भी जारी रखिए।
और पटना यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 में मेरा हिंदी में मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, 80 नंबर, क्योंकि वो ग्रेजुएशन के पेपर हैं। तो उसके लिए बोले कि अगर हिंदी में आप 80 भी ला दे रहे हैं ग्रेजुएशन में तो वो बहुत बड़ी बात है। तो शुरू से ही वो सपोर्टिव रहे हैं बहुत। अभी तो मतलब ग्रेजुएशन का सिलेबस बदल चुका है, हम लोग के समय कुछ दूसरा था, अभी तो 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है। इस समय कितने मार्क्स का आपका ऑनर्स पेपर होता है? ऑनर्स पेपर अब तो समय का ऑनर्स नहीं है ना? नहीं नहीं, ऑनर्स है। ऑनर्स अब जैसे कि थोड़ा सा प्रणाली बदल गई है, लेकिन ऑनर्स आपका है वही है जो मतलब आप लेना चाहते हैं वो। अच्छा, आप कितना मानते हैं कि एक विद्यार्थी के जीवन को संभालने में, विद्यार्थी के लेवल को स्तर को ऊपर करने में एक शिक्षक का कितना योगदान है? मुझे जहाँ तक लगता है कि जन्म देने वाले माँ बाप होते हैं, और जन्म देने वाले तो माँ बाप होते हैं, लेकिन दुनिया में जीना जो सिखाते हैं वो शिक्षक ही होते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि जो किताबें पढ़ाते हैं या फिर जो विद्यालय में पढ़ाते हैं वही शिक्षक है, नहीं। जो आपको एक शब्द भी अच्छा सिखा दे, मुझे लगता है कि वो सब शिक्षक हैं। तो मुझे लगता है कि शुरू से बचपन से ही लेके जब तक आप मतलब एक स्थिर नहीं हो जाते तब तक मुझे लगता है कि शिक्षक का बहुत महत्व है, क्योंकि शिक्षक आपको एक मार्गदर्शक के रूप में आपको आगे बढ़ाता है, आपको सब कुछ बताता है। तो मुझे लगता है कि शिक्षक शुरू से ही जरूरी है, और अंत तक आप जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक शिक्षक जरूरी है। शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ। अच्छा, आप जो अभी बोले थे कि कविता है वो आपने नहीं सुना था, उसको सुना दीजिए। उसका बोल है कि मन करत रहे पहले जाए के दूर हो, मन करत रहे पहले जाए के दूर हो, रहे वो घरी घूमे फिरे के सुरूर हो, घर के काम करे में पहले झीक बड़ा लागे, निकले में बहरी नीक बड़ा लागे, पढ़े के जब मौका मिलल तब पटना शहरवा बड़ा याद आवेला छूट गई जब से घरवा। ये मेरा इमोशन है अंदर का। ये पहला कविता है आपका? नहीं, ये दूसरा कविता है। पहला कविता है वो भोजपुरी हमार माई ही है। अच्छा, अगर वो कहेंगे तो मैं पूरा सुना देता हूँ, थोड़ी अच्छी कविता है। हाँ, सुना दीजिए। कि भोजपुरी हमार शानो शौकत, भोजपुरी हमार कमाई हिया, भोजपुरी से पहचान हमार भोजपुरी हमार माई हिया, ई भाखा हमरे पुरखन के अभियो बोले ले हमार पापा, आस पड़ोस सभे कोई बोले बोलस पुरन का काका, कथा सुनावस आजी यही में, माई सुनावस लोरी, भगवान के पूजा पाठ यही में करे सभे हाथ जोड़ी, भोजपुरी है हमार पहनावा इहे जबान के सिलाई हिया, भोजपुरी से पहचान हमार भोजपुरी हमार माई हिया। सब कोई बैठे संगे जब तब हंसी ठिठोली यही में, बचपन में 22 और आंख मिचोली यही में, एकरे संगे बचपन बीतल और जवानी यही में, मीठ तीत जीवन के किस्सा लिखाई कहानी यही में, घर वालन के प्यार एकरे में, दूर रहला पर यह दवाई हिया, भोजपुरी से पहचान हमार भोजपुरी हमार माई हिया। ये सबसे बड़ी बात, जीवन में कोई भी किसी को देखकर आगे बढ़ता है। हमें भी उम्मीद है कि अभी किसी से मतलब कुछ ना कुछ देखे होंगे, किसी को आदर्श मानते होंगे। तो आप किसको देखकर आप ये कविताएं लिखना शुरू किए और लेख लिखना शुरू किए, तो कुछ होगा? हाँ, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, ऐसे कवि हैं जिनको बहुत शुरू से ही मुझे अत्यंत प्रिय रहे हैं। उसमें सबसे बड़े अगर मैं लूं तो सबसे बड़े हैं रामधारी सिंह दिनकर। उनकी कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती है, और कृष्ण की चेतावनी जो उनका है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। रश्मि रथी का जो कृष्ण की चेतावनी है। उसके बाद अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, बहुत सारे ऐसे कवि हैं। उसके बाद मोहन राकेश हैं। बहुत सारे ऐसे कवि। अगर अभी की बात की जाए तो डॉक्टर कुमार विश्वास, आशुतोष राणा, अतुल कुमार राय, मनोज मुंतशिर शुक्ला, बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। एक क्वेश्चन व्यक्तिगत जीवन से है। डॉक्टर कुमार विश्वास जी कहते हैं, अगर आपको अच्छी कविता लिखना है, अच्छे बेहतर कवि बनना है, आपके जीवन में प्रेम होना जरूरी है, प्रेम का होना जरूरी है। हाँ। क्या आपको, अभी आप कॉलेज में चले गए हैं, अभी कभी आपको लगा है कि आपको किसी को देखकर लगा कि ये हमारे लिए बना हो या ये हमारे लिए हो, ऐसा कभी महसूस हुआ है आपको? महसूस तो बहुत शुरू से हुआ है। माँ से मुझे प्रेम हो गया है, मेरे पिता से मुझे प्रेम है, मेरी बहन से मुझे प्रेम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे प्रेम है। अगर आप कॉलेज की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कॉलेज में जाने से पहले ही मेरा किशोरावस्था खत्म हो गया है। तो ऐसा कभी माहौल नहीं बना है। ऐसे मतलब मुझे लगता है कि प्रेम होना मतलब जरूरी नहीं है, और लिखने के लिए तो प्रेम होना जरूरी है। किसके लिए? आप सार्थक प्रेम कीजिए।
आप निरर्थक प्रेम से आप लिखना नहीं सीख सकते। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप किसी गलत मनसे के चलते अगर आप प्रेम करते हैं, अगर उससे आप लिखना चाहते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये संभव नहीं है। क्योंकि कुमार विश्वास एक इंटरव्यू में बोले थे कि संत का नाम बताए थे, संत का नाम नहीं आता है, कोई व्यक्ति गया उनसे बोला कि हमें भगवान से दर्शन करना है, तो बोले कि आपको कभी प्रेम हुआ है, किसी से प्रेम हुआ है, तो बोला कि नहीं। आप शायद इंटरव्यू देखे होंगे। हाँ हाँ, मैंने देखा है। किस संत का बात कर रहा था, आपको याद है? किसी संत का नाम बोल रहे नहीं, उतना हमको याद नहीं है। लेकिन तो बोले कि जब तक से आपको प्रेम नहीं होगा तब तक से आपको भगवान से दर्शन नहीं हो पाएगा, पहले जाकर किसी से प्रेम हाँ, तो कीजिए। मैंने प्रेम किया है। मैं अपनी माँ से प्रेम किया हूँ, मतलब सब अपने परिवारजनों से, आपसे प्रेम किया हूँ, मेरे सभी गांव वालों से प्रेम किया हूँ, अपने देश से प्रेम किया हूँ, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अगर आप युगल की बात कर रहे हैं तो वो अभी उसमें मैं नहीं। चलिए, अभी बहुत बढ़िया, आप अपने भविष्य पर ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप इतनी किशोरावस्था में ही, इतने कम उम्र में इतनी सारी कविताओं का आप 100 लिख चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपके जो 2 कविताएं ट्रेंडिंग में चल रही हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम चाहेंगे कि आपकी और सारी कविताएं जो हैं, आप बहुत सारी कविताएं लिखें और अच्छे अच्छे कविता लिखें, जिससे आपका बहुत नाम हो, आपको बड़ा मंच मिले। हम कभी ये चाहते हैं कि आप एक बड़े कवि सम्मेलन में आपको देखना, हम चाहते हैं कि बड़े मंच पर आप जाकर हमारे गांव के कुछ लोग हैं, जैसे रमेश चंद्र राय हैं, अभी हमारे फिलहाल एक शिक्षक की मृत्यु हो गई, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। अभी हमारे गांव के महेश सर को, जो कि हमें भी सपोर्ट करते थे, वो भी हमारे गुरुजन रह चुके हैं। और ये रमेश चंद्र राय जो है वो बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं कि आप रामधारी सिंह दिनकर जैसा कवि बनिए, कसिया का नाम रोशन कीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहा जाता है कि अंग्रेजी में कहावत है कि सर्विस विदाउट रिवार्ड इज पनिशमेंट। अच्छा, आपको मतलब भविष्य में कवि ही बनना है कि और कुछ करना है? ये भी होता है कि मतलब कवि, मतलब कविता हम लिख रहे हैं, चलो लिख रहे हैं, कुछ अलग काम करेंगे, साथ साथ कविता लिखेंगे, ऐसी कोई भावना है कि? हाँ, ऐसी ही भावना है मेरे में अभी, क्योंकि मेरा परिवार का मतलब प्रोफेशनल कवि नहीं बनना है? प्रोफेशनल कवि बनना है, लेकिन मैं पहले अपनी जो और भी मेरी इच्छाएं हैं उसको पूर्ति कर लूं, उसके बाद तो कवि बनना ही है। कवि के क्षेत्र में जाने के लिए मैं अभी से ही 2015 से ही तैयारी कर रहा हूं, तो मैं प्रोफेशनल कवि बनना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मेरे बहुत इच्छाएं हैं, उसको मैं पूर्ति कर। और सिर्फ मैं बता दूं कि सिर्फ मैं कविताएं ही नहीं लिखता, शायरियां लिखता हूँ, गजल लिखता हूँ, बहुत। अच्छा, शायरियां भी, गजल भी लिखते हैं? हाँ। एक शेर बोलिए थोड़ा, जो कि आपके दिल के करीब हो और अच्छा हो, जो कि हमारे जनता को थोड़ा सुनाइए। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन पे मैं शायरियां लिखता हूँ, और लोग कहते हैं कि शायरी लिखने के लिए प्रेम करना जरूरी है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये युगल प्रेम है उसको करना जरूरी है। मैं बस ऐसे ही भाव जो होता है वो अंदर आ जाता है तो मैं। सही बात है, सबसे जरूरी चीज है दिल से आवाज निकलना। हाँ, तो बहुत सारी मैंने शायरियां लिखी। शायर का मतलब है जो कि दिल से आवाज निकले, वही शेर है। और ऐसा मतलब मैं शायरी लिख दिया हूँ, जहाँ तक 20-30 में ऐसी शायरियां लिख दी हूँ जो आपके दिल पर छप सकती हैं। एक दो सुनाइए। हाँ, मेरी नींद खुली तो एक झलक तेरी तस्वीर क्या देख ली, मेरी नींद खुली तो एक झलक तेरी तस्वीर क्या देख ली, यकीन कर मुझे ये जग और खूबसूरत लगने लगा। और मतलब जो मान लीजिए कि आपको आपके जो मतलब आपको टांग खींचने वाले लोग होते हैं, उनके लिए मैंने ऐसे लिखी है कि मीठी मीठी बातों वाले के कटु अल्फाज हो सकते हैं, मीठी मीठी बातों वालों के कटु अल्फाज हो सकते हैं, और कुछ अजीज लोग भी बेलिहाज हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी हैं कि मैंने लिखी हुई है। अभी तो मैं एक जगह अच्छा, आप मतलब केवल कविताएं लिखते हैं कि बड़ी लेखक के मतलब भी अग्रसर है कि उसको भी लिखा जाए, जैसे कोई नोवेल वोवेल हो या कोई बड़ी कहानियां वहानियां हो? हाँ, मैंने 4-5 नोवेल एक साथ ही शुरू किया है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि 2026-27 तक मैं पांचों को लिख कर तैयार कर दूंगा। अभी बहुत सारी कहानियां मैंने लिखी है, 2-3 कहानियां मैंने ऐसे लिखी है कि जो ऐसी लगती है कि हाँ, मैं मतलब थोड़े बड़े लेवल की वो कहानियां हैं। उसमें से एक कहानी है कि पुरानी चीजें, उसमें एक पिता पुत्र संवाद होता है, उसको मैं अभी पूरा नहीं किया हूँ, लेकिन वो अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो ऐसी मतलब कहानी मैंने लिखी है। चलिए, हम इंतजार करेंगे कि वो कब आपके द्वारा प्रकाशित होता है उस कहानी का, और हम जरूर पढ़ेंगे उस कविता का। उसका क्या बोले, पिता पुत्र संवाद? हाँ, पिता पुत्र संवाद, इसी टाइटल से आएगा वो कहानी। हाँ, पुरानी चीजें, उसका मतलब टॉपिक है पुरानी चीजें, पिता पुत्र संवाद। पिता पुत्र संवाद, ठीक है।
अभी हमारे साथ हैं एक नवयुवक प्रयासरत कवि ऋषु कुमार गुप्ता। इनसे हमने बहुत सारी बात की, इनके शिक्षा दीक्षा के बारे में बात की, इनकी कविताओं के बारे में बात की है और इनके जीवन के बारे में बात की है। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके और हम उम्मीद करेंगे कि ये भविष्य में एक बहुत बड़े कवि बने और इनको बहुत बड़ा एक मंच मिले। इससे हम ईश्वर से यही कामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।